सी 321 अध्याय 321 कोलन असाध्य रूप से बीमार रेड मून महारानी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 321 अध्याय 321 कोलन असाध्य रूप से बीमार रेड मून महारानी अगली सुबह जब ये जियाओ उठा तो बाहरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। हर जगह हलचल की आवाजें थीं और कभी कभी कुछ लोगों को चिल्लाने और डांटने की आवाज भी सुनाई देती थी। ये जियों को पता था कि झाओ परिवार के विनाश की खबर निश्चित रूप से फैल गई थी। हालांकि ये जियों का अभी बाहर जाने का इरादा नहीं था। पूरी दोपहर कमरे में रहने के बाद ये जियाओ अंततः बाहर चला गया। वह कहीं और नहीं गया बल्कि सराय की पहली मंजिल पर चला गया और हलचल भरी भीड़ के बीच में बैठ गया। भोजन और शराब परोसने का आदेश देने के बाद वह अकेले बैठा और अपने लिए एक कप शराब पी ली। हालांकि दोपहर हो चुकी थी, सराय के पास से गुजरने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। उनमें से कई के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वे शराब पीने और अपनी बोरियत दूर करने के लिए बस 3 या 5 के समूह में सराय में चले गए। इधर ये जियाओ ने भी लोगों को बात करते हुए सुना। उनके द्वारा आदान प्रदान की गई सभी सूचनाओं में से सबसे विस्फोटक और जीवंत स्वाभाविक रूप से झाओ परिवार का विनाश था। झाओ परिवार रेड मून सिटी के महान परिवारों में से एक, वास्तव में एक रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा एक रात में उनके विनाश के लिए लाया गया था और उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया था। किसी को भी नहीं, एक भी विशेषज्ञ को नहीं बख्शा गया। बूढ़े हो या जवान, पुरुष हो या महिलाएं, सभी को एक ही रात में मार डाला गया और जलाकर राख कर दिया गया। यह विस्फोटक खबर थी जिस पर लगभग कोई भी विश्वास नहीं करता अगर उन्होंने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि नहीं की होती। जब उन्होंने पुष्टि की कि झाओ परिवार वास्तव में नष्ट हो गया है, तो अनगिनत लोग झाओ परिवार के खजाने या किसी भी चीज की तलाश करने के लिए दौड़ पड़े जो उन्हें मिल सकती थी, जो कभी झाओ परिवार से संबंधित थी। रहस्यमय विशेषज्ञ की पहचान के लिए और उसने झाओ परिवार को क्यों नष्ट कर दिया था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ परिवार अत्याचारी होने का आदी था और गलती से एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था। अंत में वे रातों रात मारे गए। यहाँ तक कि इंपीरियल पैलेस ने भी इस मामले की जांच के लिए केवल 2 सैन्य जनरलों को भेजा था। झाओ परिवार को नष्ट करने वाले सर्वोच्च विशेषज्ञ की पहचान को आगे बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं था। यह ऐसा था जैसे एक बार शक्तिशाली झाओ परिवार जिसने अनगिनत अपराध किए लेकिन इंपीरियल पैलेस ने कभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वे किसी भी लायक नहीं था और इसीलिए उनके विनाश से इंपीरियल पैलेस या रेड मून महारानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल इस मामले ने ये जियाओं को भी हैरान कर दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यदि रेड मून महारानी वास्तव में झाओ परिवार के पक्ष में है, तो उसने इस मामले की जांच के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की? और यदि वे कभी भी झाओ परिवार के पक्ष में नहीं थी, तो उसने उन्हें चुप कराने और बहुत समय पहले उन्हें उनकी कीमत दिखाने के बजाय उन्हें अत्याचारी क्यों बने रहने दिया? ये जियाओं के मन में कई सवाल थे और वे पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि केवल रेड मून महारानी ही उसका उत्तर दे सकती है। उन्होंने आज पहले से ही इंपीरियल पैलेस जाने की योजना बना रखी थी। उसका एकमात्र इरादा रेड मून महारानी से मिलना और पुष्टि करना था कि वह निंगजियांग या किनजिंगलिंग थी या नहीं। साथ ही वह उससे कुछ सवालों के जवाब भी पाना चाहता था। ये जियाओ सीधे इंपीरियल पैलेस जा सकता था और रेड मून महारानी से मिल सकता था। हालांकि उन 2 लड़कियों के बारे में सोचते हुए जिनसे वह मिला था और गलती से मिलियन स्टार हार्ट फ्रूट में से एक ले गया था जो दोनों लड़कियां चाहती थीं, उसने उनसे किसी भी तरह मिलने का फैसला किया। अन्य व्यक्ति, हालांकि इससे पहले कि वह खड़ा होता और सराय से बाहर निकलता,
उसने कुछ लोगों को सुना जो रेड मून महारानी के बारे में बात कर रहे थे। उसका ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया, इसलिए वह सुनने लगा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उन लोगों से उसे पता चला कि रेड मून महारानी बीमार है और उसकी बीमारी का पता नहीं है। सबसे पहले ये जियो ने सोचा कि यह झूठ है। आखिरकार एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जो पहले से कम एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा है, बीमार कैसे हो सकता है। हालांकि जब वह उनकी बातें सुनता रहा तो उसे पता चला कि रेड मून महारानी वास्तव में बीमार थी। दरअसल वह असाध्य रूप से बीमार थी। वह रह रहकर बेहोश हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंपीरियल पैलेस ने घोषणा की है कि जो कोई भी रेड मून महारानी को ठीक कर सकेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अनगिनत पिलरेफाइनर रेड मून महारानी को ठीक करने के लिए गए थे और बहुत लंबे समय से व्यस्त थे, लेकिन वे अभी भी यह पता नहीं लगा सके कि रेड मून महारानी को वास्तव में कौन सी बीमारी थी। ये जियाओ का दिमाग घूम गया और उसने तुरंत गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाने के बारे में सोचा। उसने इंपीरियल पैलेस में एक पिलरेफाइनर के रूप में प्रवेश करने की योजना बनाई जो रेड मून महारानी को ठीक कर सके। इस तरह वह सीधे रेड मून महारानी से मिल सकता था और उस पर आधिकारिक तौर पर, और फिर वे उसे ठीक करने के बाद अपने प्रश्न भी पूछ सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ का मानना था कि उसकी लाइफ रिकवरी क्षमता सभी प्रकार की बीमारियों और चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा भले ही लाइफ रिकवरी काम न करे, उसके पास बहुत सारी मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू है। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू का प्रभाव आखिरकार लाइफ रिकवरी से भी अधिक मजबूत है। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। रेड मून एम्पायर इंपीरियल पैलेस यह रेड मून सिटी की सबसे आलीशान जगह थी और इस महल का हर कोना खूबसूरती से बनाया गया था। इस महल की सबसे आकर्षक चीज कई लाल खंभे थे जिन पर दिव्य शिलालेख खुदे हुए थे। इंपीरियल पैलेस का पूरा परिवेश एक तंग भव्य संरचना से घिरा हुआ था। यदि किसी ने बिना अनुमति के अंदर घुसने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से इस संरचना द्वारा पाउडर में कुचल दिए जाएंगे। कृपया अंदर जाएं। इस समय गार्डों में से एक ये जियो का सामना कर रहा था और सम्मानपूर्वक ये जियो को अंदर ले गया। जब ये जियाओ इंपीरियल पैलेस में आए तो उन्हें गार्डों ने रोक दिया। उस समय ये जियाओ ने यहाँ आने का अपना उद्देश्य बताया, परंतु पहरेदारों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह तभी हुआ जब ये जियाओ ने अपनी लाइफ रिकवरी क्षमता से एक गार्ड की आंतरिक चोटों को ठीक किया। तभी उन्होंने उस पर विश्वास किया और बहुत सम्मानित हो गए। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था जो केवल एक विचार से गंभीर आंतरिक चोटों को ठीक कर सकता था। इसके अलावा वे गार्ड अपनी जीवन शक्ति को मजबूत होते हुए भी महसूस कर सकता था। यह स्पष्ट था कि ये जियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गार्ड ये जियाओ को एक आलीशान हॉल के अंदर ले आया जहां पहले से ही कई लोग इंतजार कर रहे थे। ये सभी लोग पिलरेफाइनर थे। जब इन पिलरेफाइनर्स ने एक गार्ड को एक युवक को अंदर लाते देखा तो वे उत्सुकता से ये जियाओ की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। यह देखकर कि ये जियाओ की उस पर कोई शक्तिशाली आभा नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे अपनी निगाहें हटा लीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह शाही महल द्वारा भेजा गया एक सहायक था। जब ये जियाओ आया तो वह बिना किसी को परेशान किए चुपचाप एक कोने में चला गया। वह इन पिलरेफाइनरों को आपस में कई मामलों पर चर्चा करते हुए सुन सकता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी रेड मून महारानी की बीमारी के बारे में बात नहीं की। आखिरकार जो लोग यहाँ आए थे वे सभी शाही परिवार के इनाम की तलाश में थे जो उन्हें दिया जाएगा यदि वे रेड मून महारानी का इलाज करने में कामयाब रहे। अगर उन्होंने बीमारी के बारे में बात की तो कौन जानता है कि क्या कोई प्रबुद्ध होगा और पहले बीमारी का इलाज करने का प्रबंधन करेगा।
इसी समय हॉल का गेट एक बार फिर खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा धीरे से बाहर चला गया। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति कुछ हद तक वृद्ध था, फिर भी वह सीधा चलता था और उसकी आभा बहुत मजबूत थी। उसकी आंखें जोश से भरी थीं। यह मास्टर फेंगशेन है। मैं लंबे समय से आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मास्टर फेंगशेन लंबे समय तक पहाड़ों में रहे हैं और उन्होंने खुद को दुनिया से छुपाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शाही परिवार उन्हें यहाँ आमंत्रित कर पाएगा। पिलग्रिम्स की भीड़ ने भावुकता से आप भरी और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। फेंगशेन के लिए वे केवल जूनियर थे। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैंने एक बार महामहिम का उपकार किया था। मैं महामहिम को गंभीर रूप से बीमार देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं आज मदद करने आया हूं। तो मामला यही था। हर कोई तुरंत बूढ़े व्यक्ति की चापलूसी करने लगा। मास्टर फेंगशेन, आप वास्तव में एक नेक व्यक्ति हैं। आप हमारे लिए एक आदर्श हैं। चरमराहट जब अन्य पिलग्रिम्स सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की चापलूसी कर रहे थे, हॉल का मुख्य दरवाजा एक बार फिर खुल गया। कुछ गार्डों ने हॉल में प्रवेश किया और सभी को अंदर आमंत्रित किया। हर कोई, कृपया मेरे पीछे पीछे चलें। हम सीधे उस स्थान पर जाएंगे जहां महारानी आराम कर रही हैं। यह अच्छा है। यह बूढ़ा व्यक्ति देखेगा कि महामहिम किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं। गार्ड की बातें सुनकर फेंगशेन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा। फेंगशेन ने अनुमान लगाया कि यहाँ सभी पिलग्रिम्स में से वे उच्चतम योग्यता वाला व्यक्ति था। वह पिल सम्राट था, पिल गॉड से केवल एक रैंक नीचे। यहाँ उनसे अधिक योग्य कौन हो सकता है? इसलिए वह पहले अंदर चला गया और बाकी पिलग्रिम्स फेंगशेन के पीछे एक एक करके अंदर चले गए। ये जियाओ भी दूसरों के पीछे पीछे चला गया, लेकिन अधिकांश पिलग्रिम्स ने उसे एक सहायक के रूप में माना, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करेंसी 122 अध्याय 322 रेड मून एम्प्रेस की बीमारी। एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 322 अध्याय 322 रेड मून महारानी की बीमारी। एक गार्ड सभी को लोटस गार्डन में ले आए। यह एक विशाल झील थी जो हर दिशा में 800 मीटर तक फैली हुई थी। झील सुंदर कमल के फूलों से सजी हुई थी और इसके केंद्र में चारों तरफ खुली बांस की एक उत्कृष्ट संरचना खड़ी थी। छत सुंदर नकाशीदार बांस के खंभों पर टिकी हुई थी। रंग बिरंगे पर्दों ने पूरी संरचना को सजाया। एक छोर पर एक विशाल और आलीशान बिस्तर था, जिसके चारों ओर 2 नौकरानियां और उत्तम वस्त्र पहने एक सुंदर महिला थी। दूर से भी जैसे ही ये जियाओ ने इस महिला को देखा, उसने उसे पहचान लिया। निंगजियांग, हाँ, वह निंगजियांग थी। हालांकि वह रेड मून महारानी नहीं थी। लाल चंद्रमा महारानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। चूंकि निंगजियांग वहां है, इसका मतलब है कि किंजिंगलिंग रेड मून महारानी है। ये जियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिछली बार जब उसने उन्हें देखा था, उसकी तुलना में ये दोनों बहुत बड़े हो गए हैं। वे अद्वितीय सुंदरियां बन गई हैं। निंगजियांग के आसपास की ठंडी आभा भी नहीं बदली, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ गया था। जहां तक किंजिंगलिंग का सवाल है, उनका जन्म मिस्टिक फॉल्स के आशीर्वाद से हुआ था। वह किसी व्यक्ति की आत्मा की आर पार देख सकती थी। वह बता सकती थी कि किसी व्यक्ति की आत्मा शुद्ध है या नहीं। वह लोगों की आत्मा के उतार चढ़ाव से ही उनकी भावनाओं का पता लगा लेती थी और यह भी जान लेती थी कि उनके मन में अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं या नहीं। ये जियाओ को अभी भी याद है कि किंजिंगलिंग एक हंसमुख लड़की हुआ करती थी जो लगातार बात करना पसंद करती थी।
कुछ ही देर में सभी लोग आलीशान बिस्तर के सामने आ पहुंचे। बिस्तर पर पीले चेहरे वाली एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर थीं और उसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर गुजरते मिनट के साथ धीरे धीरे अपना जीवन सार खो रही थी। इस महिला ने एक शानदार ड्रैगन लबादा पहना हुआ था और उसमें से हल्की ऊर्जा का उतार चढ़ाव आ रहा था। जाहिर है, यह कोई साधारण वस्त्र नहीं बल्कि एक खजाना था, एक शीर्ष ग्रेड दिव्य आत्मा रैंक वाला खजाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जाहिर है, यह खूबसूरत महिला रेड मून महारानी थी। और हाँ, वे किन जिंगलिंग थी। यह वास्तव में वे है। ये जियाओ ने यह पुष्टि करने के बाद चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाया कि किन जिंगलिंग वास्तव में रेड मून महारानी थी। क्या वे छद्मवेश में हैं? ये जियाओ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जहां तक उसे याद है, हालांकि वे इंसानों जैसी दिखती थीं, ये दोनों खूबसूरत महिलाएं मानव जाति से नहीं थीं। वे आदिम रहस्यवादी जाति से थे। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उनके पूरे शरीर पर अजीब पैटर्न थे और उन पैटर्नों ने उन्हें बदसूरत नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उनके शरीर में आकर्षण का एक और स्तर जोड़ दिया, जिससे वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों की एक जोड़ी सुनहरी आंखें थीं। हालांकि उसके सामने किन जिंगलिंग और निंग जियांग किसी भी अन्य इंसान की तरह ही दिख रहे थे। उनमें ऐसी कोई अतिरिक्त विशेषता नहीं थी जो उन्हें मनुष्यों से अलग दिखाती हो। उनके शरीर पर वे अजीब पैटर्न नदारद थे और यहाँ तक कि उनकी सुनहरी आंखें भी काली हो गई थीं। ये जियाओ ने निंग जियांग को देखते ही इस बात पर ध्यान दिया था, हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अब जब किन जिंगलिंग वही था, तो वे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि कुछ तो होना ही चाहिए। उसकी आंखें हल्की हरी रोशनी से चमकने लगीं। ये जियाओ अब सीधे तौर पर किन जिंगलिंग की समस्या के सार को देखने में सक्षम था। साथ ही इन आंखों ने उन्हें अपने भेष के पार देखने में भी मदद की। तो यह ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद ये जियो ने इनसाइट की आंखों को निष्क्रिय कर दिया और चुपचाप अपना सिर हिलाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वे वास्तव में छद्मवेश में थे। वे अपनी विशिष्ट विशेषताओं को छिपाने के लिए एक अत्यंत गहन तकनीक का उपयोग कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, साथ ही उन्होंने किन जिंगलिंग की बीमारी को भी देखा। कुछ साल पहले मुझे महामहिम को सम्मान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम आज ऐसे हो जाएंगे, फेंगशेन ने आप भरते हुए कहा। उसकी आवाज से अफसोस महसूस किया जा सकता था। यह तुम हो, फेंगशान। जब निंग जियांग ने देखा कि यह फेंगशान है, तो उसने तुरंत कहा, फेंगशेन, कृपया उसे बचाएं। फेंगशेन ने सिर हिलाया और किन जिंगलिंग की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया। एक पिल सम्राट के रूप में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उन्हें थोड़ा खांसी हुई और उन्होंने रेड मून महारानी का अवलोकन करना शुरू कर दिया, उनकी बीमारी के बारे में जानना चाहा। थोड़ी देर बाद फेंगशेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक परेशानी भरा है, लेकिन उसका इलाज करना असंभव नहीं है। निंग जियांग बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत पूछा, क्या मास्टर फेंगशेन के पास कोई अच्छे विचार हैं? फेंगशेन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, महामहिम ने एक ऐसी साधना विधि अपनाई है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण विदेशी ऊर्जा उनके शरीर पर आक्रमण कर रही है और यहाँ तक कि उनकी आत्मा को भी प्रभावित कर रही है। यह लंबे समय तक जारी रहा और इसके कारण वर्तमान परिणाम सामने आया। सभी मुझे उसे एक गोली देनी होगी जो उस विदेशी ऊर्जा को उसके शरीर से बाहर निकाल देगी। उस समय महारानी की बीमारी स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। अपनी अपेक्षा के विपरीत निंग जियांग बहुत खुश नहीं था। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ लीं
कुछ देर झिझकने के बाद उसने चुपचाप सिर हिला दिया। दूसरी ओर ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। यह सूची है। आपको इस सूची में उल्लिखित सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द उस गोली को परिष्कृत कर सकूं। फेंगशेन ने ब्रश उठाया और कुछ ही झपकियों में सामग्री की एक सूची लिख दी। जैसा कि फेंगशेन से अपेक्षा की गई थी, वह एक पिल सम्राट बनने के योग्य है। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। हम शर्मिंदा हैं। हम इसे यहाँ आजमाने की योजना बना रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप बस एक नज़र में स्थिति बता पाएंगे। मास्टर फेंगशेन कुछ पिल रिफाइनर ने तुरंत फेंगशेन के जूते चाटना शुरू कर दिया। आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं? जल्दी करें और सूची ले लें। जितनी जल्दी हो सके सामग्री इकट्ठा करें। एक गोली रिफाइनर, जिसने पहले सोचा था कि ये जेओ शाही परिवार द्वारा उनकी सहायता के लिए नियुक्त एक परिचारक था, ने अचानक ये जेओ की ओर इशारा किया और जोर से डांटा। जाहिर है, क्योंकि वे ये जियाओ के शरीर पर आभा का एक कण भी महसूस नहीं कर सके, इसलिए सभी लोग आदतन ये जियाओ के साथ महल में एक नौकर की तरह व्यवहार करते थे। ये जियाओ को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने सूची ली और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। क्या ऐसा हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हों और फिर भी मुझे आपको समझाने की जरूरत हो? पिल रिफाइनर में से एक ने अधीरता से कहा जब उसने ये जेओ को इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ने के बजाय सामग्री की सूची को देखते हुए देखा। बाकी पिल रिफाइनर्स ने भी ये जेओ को गुस्से से देखा। आखिरकार यह मामला रेड मून महारानी से संबंधित है। उसका इलाज करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उन्हें समय के विरुद्ध दौड़ लगानी पड़ी। यह परिचर इस छोटे से सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सका? यह वे है। दूसरी ओर जब निंगजियांग ने सबकी नजरों का पीछा करते हुए ये जियों की ओर देखा तो वे दंग रह गई। उसने तुरंत ये जियाओ को पहचान लिया। हालांकि अतीत की तुलना में ये जियो बहुत बड़ा हो गया है। वास्तव में वह ये जियाओ के शरीर से एक औंस की भी आभा महसूस नहीं कर सकी, लेकिन उसकी हिम्मत उसे ये जियाओ से सावधान रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि वे आसानी से उसकी जान को खतरा पहुंचा सकता था। शांत होने के बाद उसने उत्सुकता से सभी को देखा। कुछ ही सेकेंड में वे समझ गई कि यहाँ के लोगों ने ये जियाओ को गलत समझा होगा। हालांकि उसने तुरंत ये जियाओ की मदद के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया। वह देखना चाहती थी कि ये जियाओ इस स्थिति में क्या करेगा। ये जियो ने फेंगशेन द्वारा सूचीबद्ध सामग्रियों पर एक नजर डाली और अचानक उसे नीचे रख दिया। फिर उसने फेंगशेन को गहराई से देखा और भावहीन होकर पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि वे विदेशी ऊर्जा के आक्रमण के कारण बीमार पड़ गई? फेंगशेन ने भौहें चढ़ा दी। जब उसने देखा कि यह एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है तो उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पिल रिफाइनर्स का समूह उत्तर देना नहीं जानता था। आप क्या कर रहे हैं? वैसे भी आप क्या हैं? सिर्फ एक परिचारक। बस मास्टर फेंगशेन की सूची का पालन करें और यहाँ सभी सामग्रियों को चमकाएं। आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? पिल रिफाइनर में से एक ने तुरंत ये जियो को डांटा। पहले पिल रिफाइनर के बाद बाकी पिल रिफाइनर ने भी ये जियो को जोर जोर से डांटना शुरू कर दिया। अब जब ये जियाओ ने फेंगशेन से सवाल करके उसे नाराज कर दिया था, तो इन पिल रिफाइनर्स को फेंगशेन की अच्छी शक्ल में आने का मौका दिख गया था। एक प्रतिष्ठित पिल सम्राट के साथ संबंध बनाने के लिए उन्होंने ये जियो को अपने जूते से नीचे रखने में संकोच नहीं किया। ये जियो ने इन पिल रिफाइनर्स को देखा और अपना सिर हिलाया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, उसे स्पष्ट रूप से जहर दिया गया है, और वह जहर कोई विदेशी ऊर्जा या साधारण जहर नहीं है, बल्कि एक आत्मा जहर है।
यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे किसी की आत्मा को नष्ट कर देता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें से 323 रेड मून महारानी की बीमारी 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 323 रेड मून महारानी की बीमारी 2। इस भूमि के आशीर्वाद के कारण किंजिंगलिंग में हर किसी की आत्मा को देखने की क्षमता है। साथ ही जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, आत्माओं पर उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। समय के साथ उसने अन्य लोगों की आत्माओं में हेर फेर करना, उन्हें नियंत्रित करना और यहाँ तक कि अपने उपयोग के लिए शुद्ध आत्मा ऊर्जा निकालना सीख लिया। वह अपनी व्यक्तिगत आत्मिक शक्ति को बढ़ाने और अपनी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए उन आत्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकती है। धीरे धीरे समय बीता गया और अपनी योग्यता से उसने अपने साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण लोगों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी उसके साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे, जिससे उसके साम्राज्य का पतन हो जाए। यदि किसी ने कोई गंभीर अपराध किया हो, जिसे मौके पर ही मार दिया जाए, तो वे गुप्त रूप से उनकी आत्मा को सुरक्षित रखती थी, आत्मा की शक्ति निकालती थी और उन्हें अवशोषित कर लेती थी। उसने निंगजियांग को उसकी आत्मा के संबंध में भी मदद की। धीरे धीरे उसने एक ऐसा रास्ता खोज लिया जो पहले कभी नहीं मिला था। यह मार्ग आत्माओं का मार्ग था। यह वे मार्ग है जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही जाति चल सकती है। वह जाति स्पिरिटास जाति है। स्पिरिटास रेस एक ऐसी दौड़ है जो केवल अपनी आत्मा का विकास करती है। वे कैओस एनर्जी को छूते भी नहीं हैं और कैओस एनर्जी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वे आत्मिक बल विकसित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं। वास्तव में वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। सौभाग्य से किंजिंगलिंग ने स्पिरिटास रेस के एक वरिष्ठ से एक शक्तिशाली साधना तकनीक प्राप्त की। स्पिरिटस रेस के उस व्यक्ति ने गलती से किंजिंगलिंग को एक गुप्त क्षेत्र के अंदर खोज लिया, और यह जानते हुए कि उसने एक भूमि के आशीर्वाद के कारण आत्माओं का मार्ग अपनाया है, उस व्यक्ति के पास आत्मा प्रकार की साधना तकनीक है। हालांकि उन्होंने किंजिंगलिंग को भी चेतावनी दी कि वह शुद्ध स्पिरिटास नहीं है, वह अपनी आत्मा का विकास कर सकती है। हालांकि बेहतर होगा कि वे सावधान रहे और इस तकनीक का अभ्यास दिन में 4 घंटे से अधिक न करे। अपने साम्राज्य में लौटने के बाद किंजिंगलिंग ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया और दिन में केवल 4 घंटे उस खेती तकनीक का अभ्यास किया। हालांकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा शक्ति विक्षिप्त हो गई। इसके कारण कैओस एनर्जी और सोल फोर्स की टक्कर भी हुई, जिसने उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचाया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। जब ये जियाओ ने अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया, तो उसने समस्या की जड़ को समझ लिया। वह इस बात का विवरण नहीं जानता कि क्या और कैसे सब कुछ इस बिंदु तक पहुंचा। हालांकि वे अभी भी कई चीजों का अनुमान लगा सकता है। अंत में उनका अनुमान फेंगशेन के समान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सब कुछ एक साधना तकनीक के कारण हुआ। हालांकि ये जियों का अनुमान फेंगशेन से थोड़ा अलग था। फेंगशेन ने गणना की कि एक साधना तकनीक के कारण एक विदेशी ऊर्जा ने उसकी आत्मा पर आक्रमण किया, और जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। दूसरी ओर ये जियाओ सीधे अपनी आत्मा और यहाँ तक कि आत्मा के सार को देखने में सक्षम थी। संक्षेप में, उसकी नजर समस्या के सभी कारणों को देख सकती थी। वह किंजिंगलिंग की वर्तमान स्थिति के पीछे का असली कारण जानता था। यदि फेंगशेन द्वारा तैयार की गई गोली वास्तव में दी गई है, तो वे स्पष्ट रूप से उसके शरीर से विदेशी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए तैयार है।
वे गोली उस आत्मा बल को ले सकती है जिसे उसने परिश्रम पूर्वक विदेशी ऊर्जा के रूप में विकसित किया है। आखिरकार एक गोली जो कैओस एनर्जी के अलावा किसी भी विदेशी ऊर्जा को लेने के लिए है, वे निश्चित रूप से सोल फोर्स पर भी प्रभाव डालेगी। चाहे कुछ भी हो, आत्मिक बल आखिरकार अराजकता ऊर्जा नहीं है। ये जियो इतना आश्वस्त कैसे था कि फैंगशेन द्वारा तैयार की गई गोली कैओस एनर्जी के अलावा अन्य सभी ऊर्जाओं को विदेशी ऊर्जा मानेगी? यह फैंगशेन द्वारा सूचीबद्ध तैयार सामग्री के कारण है। हालांकि ये जियाओ एक पिल रिफाइनर नहीं है, लेकिन पिल भगवान की यादें विरासत में मिलने के बाद वे स्वर्ग में एक पिल भगवान हुआ करता था। उन्होंने अनगिनत गोलियां परिष्कृत की थीं और कीमिया में पारंगत थे। यहाँ अराजकता में, हालांकि ये जियाओ ने अपना अधिकांश समय बाहर और खेती में बिताया, उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों और फलों सहित जानकारी की तलाश में पर्याप्त समय बिताया जो खेती में सहायता कर सकते थे। सूची को देखकर ही ये जियाओ को वहां लिखी लगभग सभी सामग्रियों के प्रभावों का पता चल गया। स्वर्ग से अपने कीमिया ज्ञान की मदद से वह आसानी से यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि इन सामग्रियों का उपयोग करके किस प्रकार की गोली को परिष्कृत किया जा सकता है। इस प्रकार वे इस गोली के प्रभाव के बारे में आश्वस्त थे। यदि किंजिंगलिंग को वास्तव में यह गोली खिलाई गई तो वे अपनी आत्मा शक्ति खो देगी। कैओस एनर्जी और सोल फोर्स की टक्कर के बाद एक घातक जहर में बदल गया और वास्तव में धीरे धीरे किंजिंगलिंग की आत्मा को नष्ट कर रहा था। अपनी आत्मिक शक्ति को खोने का मतलब वह सब कुछ खोना भी है जिसके लिए उसने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की थी। साथ ही वह इस भूमि का आशीर्वाद भी खो सकती है। यही कारण है कि ये जियो ने फैंगशेन पर सवाल उठाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने क्यों कहा कि किंजिंगलिंग की आत्मा को एक भयानक आत्मा जहर से जहर दिया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कुछ जिसके कारण उसकी आत्मा शक्ति पागल हो गई थी, कैओस एनर्जी और सोल फोर्स की टक्कर के बाद एक घातक जहर में बदल गई और वास्तव में धीरे धीरे किंजिंगलिंग की आत्मा का क्षरण हो रहा था। वस्तुतः उसकी आत्मा अभी भी क्षरण के प्रारंभिक चरण में थी। यदि ये जियाओ की जीवन पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू के साथ किया जाता तो ये जियो निश्चित रूप से किंजिंगलिंग को उसकी आत्मा को वापस लाने में तुरंत मदद करती। साथ ही वह अपनी शक्तिशाली शक्ति से उस घातक जहर को उसकी आत्मा और शरीर से बाहर भी निकाल सकता था। इस जहर के बारे में बात करें तो यह दो अलग अलग ऊर्जाओं और माध्यम के रूप में काम करने वाली कुछ का परिणाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जियो के शब्द कितने अच्छे इरादे वाले थे। पिल रिफाइनर्स की नजर में वे सिर्फ परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था। एक साधारण बच्चा सामग्री और गोलियों के बारे में क्या जान सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फैंगशेन की अच्छी किताबों में शामिल होना चाहते थे। अब जब ये जियाओ ने खुद को एक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया है तो वे इसका लाभ कैसे नहीं उठा सकते? आत्मा जहर अहंकारी लड़के, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक बूढ़े पिल रिफाइनर ने जोर से चिल्लाते हुए ये जियाओ की ओर देखा। बाकी पिल रिफाइनर्स के चेहरे भी गुस्से से भरे हुए थे। फैंगशेन की अपने पेशे में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी। उसके जैसा युवा लड़का इस पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? हालांकि ये जियाओ पहले से ही सैकड़ों वर्षों तक अराजकता में रह चुका था, फिर भी वे उन लोगों के सामने बहुत छोटा था जो पहले से ही सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित थे। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। और आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसे जहर नहीं दिया गया है? ये जियाओ ने पुराने पिल रिफाइनर को उदासीनता से देखा और बोला, हास्यास्पद। महामहिम की खेती इतनी ऊंची है, उन्हें जहर कैसे दिया जा सकता है? हालांकि ये जियाओ ने पुराने पिल रिफाइनर को उदासीनता से देखा, लेकिन वे डरा नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सभी पिल रिफाइनर उसके पक्ष में थे। दरअसल जैसे ही ये जियो ने बोला, कुछ पिल रिफाइनर्स ने व्यंग्य किया। दूसरी ओर फैंग शेन ने बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद वह बोला, यदि आप सोल पॉइजन के बारे में निश्चित हैं, तो मुझे बताएं, मुझे महामहिम के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जियो ने सबसे पहले निंगजियांग पर नजर डाली, जो भी उत्सुकता से उसे देख रहा था। उसकी शक्ल से वह समझ गया कि वह उसे पहले ही पहचान चुकी है। वह उसे देखकर मुस्कुराया और फिर बिस्तर पर लेटी हुई रेड मून महारानी की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो एकमात्र तरीका उसकी आत्मा से जहर को बाहर निकालना है। अपना सिर उठाते हुए उन्होंने उन पिल रिफाइनरों के आने का इंतजार किए बिना जारी रखा। यह वास्तव में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। महामहिम की तुलना में उच्च साधना आधार वाले किसी व्यक्ति को जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना होगा। इसके अलावा जब दिव्य इंद्रियां जहर का पता लगा लेती हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। अपनी दिव्य इंद्रिय को माध्यम बनाकर जहर को अपनी आत्मा के अंदर नहीं घुसने देना होगा। अभिमानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ चीखों ने तुरंत ये जियाओ की आवाज को ढक दिया। सभी ने गुस्से से भरी निगाहों से ये जियाओ को देखा। किन जिंगलिंग रेड मून साम्राज्य की महारानी थी। क्या वह सोचता है कि वह कोई नहीं है? किसी को उसकी आत्मा में देखने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार वह एक जवान आदमी है। हर कोई एक छोटी सी बात को इतना बड़ा न बनाए। हालांकि इस बूढ़े आदमी को बीमारियों का इलाज करते समय कभी भी दूसरों द्वारा उंगली उठाना पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि आप खुद ही चले जाएं। फैंग शेन ने गहरी आवाज में कहा। सबसे पहले उसने सोचा कि ये जियाओ के पास अपने शब्दों का समर्थन करने के लिए कुछ हो सकता है। यह पता चला कि ये जियाओ के पास केवल खोखले शब्द थे और कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं? ये जियाओ ने फैंग शेन को नजरअंदाज कर दिया और निंगजियांग पर नजर डाली। वह जानता था कि निंगजियांग किन जिंगलिंग को बाकी सभी की तुलना में बहुत बेहतर जानता है। इसके अलावा जब फैंग शेन ने सभी को विदेशी ऊर्जा के आक्रमण के बारे में बताया, तो निंगजियांग की भौहें चढ़ गईं। यह स्पष्ट था कि उसे यकीन था कि किसी भी विदेशी ऊर्जा ने किन जिंगलिंग की आत्मा पर आक्रमण नहीं किया है। हालांकि उसे पता नहीं था कि किन जिंगलिंग को कैसे ठीक किया जाए। वह किन जिंगलिंग की वर्तमान स्थिति के पीछे का कारण भी नहीं जानती। कोई विकल्प न होने पर उसने फैंग शेन की बातों पर भरोसा करने का फैसला किया और उसे किन जिंगलिंग का इलाज करने देने पर सहमति व्यक्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें रेड मून महारानी का इलाज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 324 रेड मून महारानी का इलाज। आप क्या कहते हैं? जब ये जियाओ ने यह सवाल पूछा तो सभी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। उन्हें यकीन था कि निंगजियांग इस उपद्रवी को खदेड़ देगा। आखिरकार फैंग शेन की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह एक पिल सम्राट था और उसकी अनदेखी करना पिल गॉड टावर की अनदेखी करने जैसा है। कोई भी पिल गॉड टावर या फॉर्मेशन गॉड टावर जैसी ताकतों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दुर्भाग्य से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जियाओ दो महिलाओं की नजर में एक रहस्य की तरह था। पिछली बार वह अचानक गायब हो गया और फिर कभी उनके सामने नहीं आया। कई बार उन्होंने यह भी सोचा कि ये जियाओ किसी तरह मर गया। अब जब ये जियो उनके सामने था तो निंगजियांग निश्चित रूप से पूछना चाहता था कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। कहने की जरूरत नहीं है,
ये जियाओ के रहस्य को देखते हुए उसके पास वास्तव में किन जिंगलिंग को ठीक करने का एक तरीका हो सकता है। अपना सिर हिलाते हुए निंग जियांग ने कहा, आप इसे आजमा सकते हैं लेडी निंग। आप क्या हैं? क्या मुझे काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? कुछ पिल रिफाइनर आवाज देने वाले थे, लेकिन निंग जियांग के शरीर से अचानक एक ठंडी आभा निकली जो एक विशाल पर्वत की तरह उन पर दबाव डाल रही थी, जिससे वे वहीं पर जम गए। दोबारा किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग शेन इस समय बहुत दुखी दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि निंग जियांग ने पहले ही उसे अनुमति दे दी थी, इसलिए हो सकता है कि वह ये जियाओ को इसकी कोशिश करने दे। वह यह भी देखना चाहता था कि ये जियाओ क्या कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब वह फैंगशेन के पास से गुजरा तो फैंगशेन ने ठंडी खराटे ली। ये जियो ने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी और किन जिंगलिंग के सामने पहुंचे। फिर उसने तुरंत उस पर कुछ बार लाइफ रिकवरी क्षमता का प्रयोग किया, जिससे उसका पीला चेहरा तुरंत गुलाबी हो गया। हालांकि वह फिर भी नहीं उठी, लेकिन उनकी सिलसिलेवार हरकतों ने सभी को चौंका दिया। सभी ने केवल ये जियो को रेड मून एम्प्रेस के सामने चलते और कुछ बुदबुदाते हुए देखा। अगले ही पल मानो मौत के करीब पहुंच रहे किसी व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति जबरदस्ती धकेल दी गई, जिससे किन जिंगलिंग का पीलापन लगभग तुरंत गायब हो गया। वह सरल नहीं है। इसी क्षण सभी को एहसास हुआ कि यह प्रतीत होने वाला युवक उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सतह पर जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक उसमें कुछ है। निंग जियांग की आंखें भी चमक उठीं। उसके चेहरे पर अभी भी वही ठंडा भाव था, लेकिन कोई उसकी आंखों में खुशी की झलक देख सकता था। यह स्पष्ट था कि वह किन जिंगलिंग के शरीर का पीलापन कम होते देखकर बहुत खुश थी। ये जियो ने फिर अपना हाथ बढ़ाया और किन जिंगलिंग के ग्लैबेला की ओर इशारा किया, जिससे निंग जियांग सहित लगभग सभी का चेहरा बदल गया। अंततः किसी व्यक्ति का ग्लैबेला उनकी दिव्य चेतना से जटिल रूप से जुड़ा होता है। यदि कोई बुरे इरादे पालता है और लक्षित पीड़ित, जैसे कि किन जिंगलिंग की वर्तमान स्थिति में बचाव का अभाव है, तो द्वेषपूर्ण व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य को गंभीर नुकसान पहुंचाना या यहाँ तक कि अपने लक्ष्य की आत्मा को गहरा नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। ये जियो की वर्तमान कार्रवाई को सभी के लिए पूरी तरह से आक्रामक कहा जा सकता है। आखिरकार किन जिंगलिंग रेड मून महारानी है। ये जियाओ की कार्यवाही पूरी तरह से अच्छे नैतिकता के खिलाफ थी। इसके अलावा रेड मून महारानी के ग्लैबेला पर अपनी उंगली उठाना पूरे रेड मून साम्राज्य के खिलाफ जाने के समान है। आप निंग जियांग ने ये जियाओ की ओर इशारा किया और बोलने ही वाला था कि अचानक ये जियाओ के शरीर से एक भयानक आभा निकली, लेकिन जितनी तेजी से वे प्रकट हुई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई। अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ा, जैसे कि वे पहले कभी प्रकट ही नहीं हुई हो। हालांकि वह क्षण सभी लोगों को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि यह जियाओ एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था जिसके खिलाफ जानना था। ये जियाओ के विपरीत पक्ष में खड़ा होना अच्छा विकल्प नहीं है। फैंग शेन को भी यह बात समझ आ गई और वे चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। जहां तक अन्य पिल रिफाइनर्स की बात है, जिन्होंने ये जियाओ को बुरे शब्द कहे थे, वे डर से कांप रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियो ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी की ओर देखे बोला, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो साधना आधार वाले किसी व्यक्ति को जहर को बाहर निकालने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना होगा। और यह स्पष्ट है कि मैं ही हूँ यहाँ एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। निंग जियांग और अन्य लोगों ने रेड मून महारानी के शरीर से एक काली गैस निकलते देखी। यह गैस इतनी शक्तिशाली थी कि हर किसी को खतरा महसूस हो रहा था।
उनकी रूह कांप उठी और वे अवचेतन रूप से डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए। अब जाकर उन्हें इस जहर की भयावहता का एहसास हुआ। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक घातक था। यह पता चला कि यह जियाओ बिल्कुल सही था। यह विदेशी शक्ति के आक्रमण का कार्य नहीं, बल्कि एक घातक आत्मा विष था। किन जिंगलिंग के शरीर से घातक जहर को बाहर निकालने के बाद ये जियाओ ने निंगजियांग को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 3 बूंदें दी और उससे कहा कि वह हर दिन किन जिंगलिंग को 1 बूंद पिलाए। 3 दिन में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। निंगजियांग ने झट से सिर हिलाया और किन जिंगलिंग को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 1 बूंद खिलाई, और कुछ ही सेकेंड में जादू हो गया। किन जिंगलिंग का शरीर चमकने लगा और उसकी क्षत विक्षत आत्मा ठीक होने लगी। जब मॉर्निंग बिलियंस ड्यू का प्रभाव गायब हो गया तो किन जिंगलिंग की आंखें थोड़ी फड़क उठीं। उसे अपनी आंखें खोलने में कुछ सेकेंड का प्रयास करना पड़ा। उसकी आत्मा थक गई है, उसे कुछ घंटों के लिए आराम करने दो, ये जियाओ ने बात की और अपना हाथ लहराया, जिससे किन जिंगलिंग तुरंत सो गया। ये जियाओ की हरकत हर किसी की नजर में किसी जादू से कम नहीं थी। कुछ घंटों बाद ये जियो ने इंपीरियल पैलेस छोड़ दिया। अंदर बिताई कुछ घंटों में उन्होंने केवल निंगजियांग से बात की। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वास्तव में किस कारण से किन जिंगलिंग को इस स्थिति में आना पड़ा, क्योंकि हर किसी के पास एक रहस्य होता है जो वे नहीं चाहते कि कोई अन्य आत्मा जाने। हालांकि ये जियो ने किन जिंगलिंग की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने पूछा कि वे अपनी असली नस्लीय विशेषताओं को क्यों छिपा रहे थे। उन्होंने कुछ और प्रश्न भी जोड़े। निंगजियांग ने ये जियाओ के सभी सवालों के जवाब दिए। यह पता चला कि वे अपनी नस्लीय विशेषताओं को छिपा रहे थे क्योंकि वे मनुष्यों से भरे साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। वे मनुष्यों को उन पर विश्वास कराना चाहते थे, और एक मानव होना अन्य मनुष्यों को उन पर विश्वास कराने का सर्वोत्तम संभव विकल्प था। आखिरकार, अगर लोग उन पर विश्वास करते हैं तो ही वे उन लोगों पर शासन कर सकते हैं। दूसरे, वे मानव साम्राज्य पर शासन करके अपनी आदिम रहस्यवादी जाति की मदद कर रहे थे जो मिस्टिक फॉल्स के पीछे छिप कर रह रही थी। वास्तव में किन जिंगलिंग को उस समय रेड मून टेम्पल के रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त हुई थी। मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर लौटने के बाद उन्होंने तुरंत रेड मून साम्राज्य बनाने के बारे में सोचा। ये जियाओ को यह भी पता चला कि उन्हें रेड मून के खोए हुए जंगल में प्रवेश किए हुए और फिर रेड मून मंदिर के खंडहर में प्रवेश किए 3 लाख साल से अधिक समय हो चुका है। यह जानकर उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि निंगजियांग और किन जिंगलिंग को काफी समय बीत चुका होगा। निंगजियांग से ये जियो ने यह भी समझा कि किन जिंगलिंग हमेशा रेड मून साम्राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर सभी अधिकारियों की आत्मा को नियंत्रित करता रहा है। हालांकि कुछ हजार साल बाद कुछ ऐसे लोग सामने आए जिनकी आत्माएं बहुत अजीब थीं और वे उन्हें बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी। वे लोग झाओ परिवार से थे। इसका कारण कोई नहीं जानता, लेकिन झाओ परिवार पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सका। वास्तव में उन्हें मारा भी जा सकता है। जैसे जैसे समय बीता गया, झाओ परिवार एक शक्ति बन गया, यहाँ तक कि किन जिंगलिंग को भी डर लगने लगा। उसके पास झाओ परिवार के खिलाफ कोई कार्यवाही किए बिना सभी अपमानजनक कृत्य करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा झाओ परिवार के बुजुर्गों ने रेड मून महारानी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने उनके मामले में अपनी नाक डालने की हिम्मत की तो वे पूरे रेड मून साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे सच्चे अमर हैं। नहीं, वे शाश्वत हैं। वे मर नहीं सकते थे और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। निंगजियांग ने ये जियाओ को कई बातें बताईं और यह भी पूछा कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था। वह कैसे और कहां गायब हो गया।
ये जियाओ ने बहाना बनाते हुए उसे बताया कि उसे अचानक एक अजीब जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वह विस्तार में नहीं गया और निंगजियांग ने सोचा कि यह मामला ये जियाओ के कुछ रहस्यों से संबंधित है, इसलिए उसने और कुछ नहीं पूछा। जब ये जियाओ ने पूछा कि क्या उसके मन में उसके प्रति द्वेष है या नहीं, तो निंगजियांग ने उसे बताया कि उसके मन में कई वर्षों से उसके प्रति द्वेष है, लेकिन समय के साथ उसके मन की नाराजगी भी दूर हो गई थी। यदि उसे द्वेष हो भी तो वह क्या कर सकती थी? ये जियाओ इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। ये जियाओ हंसने लगा और निंगजियांग भी हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब किन जिंगलिंग फिर से उठे, तो ये जियो ने उन दोनों को अलविदा कहा और इंपीरियल पैलेस छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करेंसी 125 अध्याय 325 मिस्टिक सिटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 325 अध्याय 325 रहस्यवादी शहर। ये जियो ने रेड मून साम्राज्य को छोड़ दिया और एज़्योर क्लाउड साम्राज्य के रहस्यवादी शहर में पहुंचे। वह हुजियाओं को खोजने के लिए यहाँ आया था, जिसे रानी ने उसे पूर्वजों के अजूर मकबरे तक ले जाने की व्यवस्था की थी। मिस्टिक सिटी एक विशाल शहर था और एज़्योर क्लाउड साम्राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध शहर था। यह साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 7 सबसे बड़े शहरों में से एक था। भले ही यह कैओस ओवरलॉर्ड संत हो या यहाँ तक कि 9 विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, वे यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे इस शहर के खिलाफ जा सकते हैं। मिस्टिक सिटी की दीवारें 10 मीटर ऊंची और 10 मीटर चौड़ी थीं, और वे पूरी तरह से खाली थीं। मूल रूप से वे एक प्रकार के दृढ़ सफेद पत्थर थे, लेकिन समय के साथ सफेद पत्थर काले रंग में बदल गया था और दूर से एक साथ जुड़ी हुई सभी दीवारें जमीन पर रेंगते हुए एक प्राचीन जानवर की तरह दिखती थीं। यह एक प्राचीन शहर था जो अज्ञात वर्षों से अस्तित्व में था। इस नगर के भीतर असंख्य वीरों के नाम सुने जा सकते थे। इस नगर में कुल 4 द्वार थे। ये चारों द्वार अत्यंत चौड़े थे, जो 1 दर्जन घोड़ा गाड़ियों को साथ साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। सुहावने मौसम में काले वस्त्र पहने ये जियो मिस्टिक सिटी के बाहर पहुंचे। यह पहली बार था जब ये जियाओ ने इतना बड़ा शहर देखा था। वह वास्तव में चौंक गया, और जब उसने आगे देखा तो उसने देखा कि गेट का मुंह गाड़ियों की एक स्थिर धारा से भरा हुआ था, जो एक अंतहीन धारा में बह रही थी। केवल चौड़ा नीले पत्थर का रास्ता 8 गाड़ियों के एक साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त था, और यह ये जियाओ के लिए अपने क्षितिज को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि रेड मून सिटी भी इतनी भव्य नहीं थी। कई लोगों को हर तरह के कपड़े पहने हुए शहर के अंदर और बाहर जाते देखा जा सकता था। यह शहर एक भव्य और प्रभावशाली शहर था जो अज्ञात कई वर्षों से नष्ट हो गया था। इस शहर के प्रवेश द्वार से ही एक विशाल और भव्य आभा सीधे चेहरे पर आ रही थी। ये जियाओ इस शहर से बहुत प्रभावित हुआ और वह अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, जैसा कि एक ऐसे शहर से उम्मीद की जाती थी जिसने अराजकता के राजा को जन्म दिया था। रानी द्वारा दी गई जानकारी से वह पहले से ही जानता था कि अराजकता के वर्तमान राजा को हु वुक्सियाओ कहा जाता है, और वह मिस्टिक सिटी के हु परिवार से आया था। कंट्री बम्पकिन, यह तुम मिस्टिक सिटी में पहली बार आए हो। तुम डर गए होगे मूर्ख, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन है। एक और देश का बदमाश आ गया है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टिक फॉल्स की पूरी भूमि के भीतर केवल इतना बड़ा शहर है। यहाँ तक कि हमारी भूमि में कई साम्राज्यों के शाही शहर भी हमारे मिस्टिक सिटी की तरह नहीं है। हमारे मिस्टिक सिटी की महिमा को देखने के लिए सभी प्रकार के लोग आते हैं।
इस तरह के बदमाश हर दिन आते हैं। यह अजीब बात नहीं है। ये जियाओ को ना हिलते देख कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये जियाओ ने उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कई योद्धा एक के बाद एक अपनी ब्लेड और तलवार चलाते हुए गेट के मुंह की ओर बढ़ रहे थे, जबकि बगल से हंसी की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने ये जियाओ की ओर देखा और अपना सिर भी हिलाया। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप हंसा। वास्तव में एक कैओसम प्रभु के रूप में उन्होंने एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया। वह अपनी ताकत से कैसा शहर नहीं देखेगा। ये तो थोड़ा बड़ा लन था। यदि वह उस भूमि पर जाता जहां 7 अधिपति सेनाएं स्थित हैं, तो लगभग हर शहर का नजारा ऐसा ही होता। ये जियाओ आगे बढ़ा और शहर के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। गर्जन अचानक ये जियाओ के पीछे से दहाड़ने की आवाज आई। आवाज बाहर आई और उसके बाद हवा के एक झोंके ने उस पर हमला किया, जिससे उसके कपड़े उड़ गए। ये जियाओ ने अपना सिर घुमाया और दूर से एक भयंकर बाघ को आते देखा। यह है एक लाल पंखों वाला बाघ। ये जियाओ के शिष्य थोड़े से क्रिम्सन पंख वाले बाघों से अनुबंधित थे, जो 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र के आसपास की ताकत के साथ एक प्रकार के अराजक जानवर थे। उनके सारे शरीर पर लाल लाल बाल थे और उनके पंख आग की लपटों के समान थे, इसलिए उन्हें क्रिम्सन पंख वाले बाघ कहा जाता था। जहां तक ये जियाओ के सामने मौजूद बाघ की बात है, हालांकि उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था, उसकी आंखें असाधारण रूप से ठंडी थीं। वे काली रोशनी से भरे हुए थे। इसी समय बाघ की पीठ पर एक युवक बैठा था। वह काफी जवान था और केवल 22 साल का लग रहा था। उसका चेहरा मुकुट के समान था और उसकी शक्ल सुंदर थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन देहाती बदमाश, क्या तुमने पहले कभी लाल पंखों वाला बाघ नहीं देखा है? जैसे ही दूसरा दल ये जियाओ के पास से गुजर रहा था, उसने तिरस्कार पूर्वक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। क्रिम्सन पंखों वाला बाघ, यह वास्तव में एक क्रिम्सन पंखों वाला बाघ है, जो 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र में एक अराजक जानवर है। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह क्रिम्सन पंख वाला टाइगर होगा, और यह वास्तव में एक माउंट के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कितना दबंग! आसपास के लोगों ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया और उस युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो इस क्रिम्सन पंख वाले बाघ को एक सवारी के रूप में उपयोग कर रहा था। वे यह सोचे बिना नहीं रह सके कि वास्तव में यह युवक कौन था। वह एक बड़े परिवार से होना चाहिए, जिसमें कई 9 विशाल मूल समुद्री क्षेत्र विशेषज्ञ और यहाँ तक कि ओरिजिन फ्यूजन सॉवरियन क्षेत्र विशेषज्ञ भी होंगे। केवल वे ही ऐसे जानवर को वश में कर सकते थे और इसे युवा पीढ़ी को दे सकते थे। क्रिम्सन पंखों वाले बाघ की पीठ पर सवार युवक अहंकार पूर्वक मुस्कुराया और गर्व से कई लोगों के पास से गुजरा। उनके चलने के साथ साथ कई चर्चाएं भी हुईं, जिससे उन्हें और भी गर्व हुआ। इनमें से कुछ लोग इसी शहर के थे, इसलिए उन्होंने इस युवक को तुरंत पहचान लिया। अपनी आवाज धीमी करें। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह ली परिवार का युवा स्वामी ली हुआओ होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ली परिवार मिस्टिक सिटी के अधिपतियों में से एक है क्या? ली परिवार, यह सुनते ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए। मिस्टिक सिटी एक बड़ा आकाश है और उनमें 8 सुपर परिवार हैं। उनमें से एक ली परिवार था। ली हुआओ का नाम सुनकर सभी ने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। अब इस मामले पर जोर से चर्चा करने की परवाह नहीं की। इस समय ली हुआओ पहले ही अपने क्रिम्सन पंख वाले टाइगर पर सवार होकर शहर में प्रवेश कर चुका था। जब वह सिटी गेट से आगे बढ़ा, तो कोल्ड गार्ड ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उसका अभिवादन किया। वे सभी भावपूर्ण मुखों से झुके, जिससे सभी का अनुमान सत्य हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ली हुआओ बेहद प्रतिभाशाली है।
1000 साल की उम्र में वे पहले से ही एक कैओस ओवरलॉर्ड संत है। यह सही है। इतनी कम उम्र में कैओस ओवरलॉर्ड सेंट दायरे तक पहुंचने में सक्षम होना, उसकी प्रतिभा वास्तव में असाधारण है। मैंने सुना है कि इस बार जब मिस्टिक सिटी में प्रतिभाएं एकत्रित होंगी तो युवा मास्टर ली हुओ भी भाग लेंगे। इसके बजाय वह इस बार सभा के आयोजकों में से एक प्रतीत होते हैं। ये जियाओ ने लोगों की बातें सुनी और फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जहां तक उन लोगों की बात है जो ली हुआ को जीनियस कहते हैं, क्योंकि वे 1000 साल की उम्र में कैओस ओवरलॉर्ड संत बन गए थे, ये जियो मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने दिल में बुदबुदाने लगे कि वे पहले से ही कैओस संप्रभु है और वे 500 साल का भी नहीं है। जहां तक सभी प्रकार के अवसर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होने की बात है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? किस प्रकार की प्रतिभा को अपने जीवन में अनेक अवसरों का सामना नहीं करना पड़ता? अवसर और भाग्यशाली मुलाकातें प्रतिभाशाली बनाती हैं। यह एक सरल एवं सत्य तथ्य है। भीड़ का अनुसरण करते हुए ये जियाओ मिस्टिक सिटी में चला गया। मिस्टिक सिटी बहुत बड़ी थी और इसकी प्राचीन सड़कें गतिविधि से भरी हुई थीं। अंदर कई इमारतें थीं, वे सभी अज्ञात कई वर्षों से वहां मौजूद थीं। प्राचीन आभा हर दिशा से महसूस की जा सकती थी। एक दिव्य कमल फल खरीदें। यह आपके शरीर को मजबूत कर सकता है और अगली सफलता के लिए एक अच्छी नींव तैयार कर सकता है। स्काई बी हनी बिक्री के लिए है। स्काई बी हनी की बस एक बूंद आपको उत्साह में प्रवेश करा सकती है। एक बार शहर के अंदर ये जियाओ ने हर जगह से तेज आवाजें सुनी। सड़कों के किनारे कई लोगों को कई चीजें बेचते हुए देखा जा सकता है। वहां ठेले वाले, दवा की गोलियां बेचने वाले और स्नैक्स बेचने वाले थे। यहाँ की जीवंतता का स्तर ये जियाओ द्वारा कहीं भी देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे विभिन्न चीजें बेचने वाली कई दुकानें दिखाई दीं। उनमें से बहुत से लोग औषधीय जड़ी बूटियां, युद्ध कौशल और यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्मा हथियार भी बेच रहे थे। सड़क के दोनों ओर तरह तरह की रोशनियां फैल रही थीं। इन रोशनी के कारण बिक्री के लिए हथियार और कई अन्य चीजें चमकने लगीं। ऐसा लगा मानो इन रोशनियों ने उन चीजों को जीवन दे दिया हो। ये जियाओ यहाँ हु जियाओ के लिए था। उसे ढूंढने के लिए उसे पहले यह पता लगाना होगा कि हु परिवार इतने बड़े शहर में कहाँ स्थित है। ये जियो ने कुछ लोगों को रोकने और उनसे हु परिवार के स्थान के बारे में पूछने की कोशिश की, हालांकि कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं रुका। हर कोई किसी न किसी वजह से जल्दी में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ घटित होने वाला है और उन्हें जल्दी से घर जाना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइटमैप दान करें।